नमस्कार दोस्तों, अशांति के मैदान पर शांति की वार्ता विफल हो गई। पाकिस्तान ने पर्चे तक लगा दिए थे हर जगह पर कि एक वार्ता होने जा रही है जिसमें ईरान के प्रतिनिधि, अमेरिका के प्रतिनिधि आकर के एक टेबल पर बैठेंगे और पाकिस्तान उसकी मध्यस्थता कर रहा होगा। क्यों फेल हुई है आखिर ये वार्ता, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और आने वाले 8 से 10 मिनट में आपको पता चलेगा कि आखिरकार माहौल क्या था पाकिस्तान के अंदर का। दोस्तों, बात केवल यूएस और ईरान के बीच की नहीं है, बात केवल ईरान और इजराइल के बीच की नहीं है, ईरान और लेबनान एवं इजराइल के बीच एक त्रिकोण की भी नहीं है, बात है इस पूरे के पूरे विश्व की। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके डिटेल में समझते हैं हम लोग कि क्या हुआ और क्यों आखिरकार 21 घंटे चली वार्ता जो सुबह 4:50 तक चली थी वो विफल क्यों हुई। दोस्तों, सबसे पहले यह कहानी शुरू होती है महामहिम ट्रंप की महत्वाकांक्षा से। महामहिम ट्रंप की महत्वाकांक्षा यही है, जहां तेल दिखे वहीं आक्रमण कर दो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो डेनमार्क का ग्रीनलैंड हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री में कहीं कुछ दिख रहा हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में कहीं कुछ दिख रहा हो, और ईरान के साथ भी जो अमेरिका का स्वभाव है उसी स्वभाव से उसने ईरान को अपने परिचित करवाया। दोस्तों, कुल मिलाकर के मुद्दा यह है कि ट्रंप ने जिस समय ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनी को मारा, उसके बाद से ईरान का लगातार रिटेलिएशन जारी है और ईरान लगातार रिटेलिएट कर रहा है अपनी 10 शर्तों के साथ, और यह भी कह रहा है कि जो हमारी 10 शर्तें हैं अगर वो अमेरिका मानता है तभी जाकर के हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस लगा दी गई थी। अमेरिका के 2 जो शिप हैं वो जा करके अमेरिकन नेवी के शिप वहां पे माइंस को हटाने का काम कर रहे हैं। सी माइंस लगा रखी थी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो इलाका है जहां से लगभग पूरी दुनिया का 20% ऑयल और गैस की सप्लाई होती है और उस 20% ऑयल और गैस की सप्लाई पर सीधा कंट्रोल ईरान का है। ईरान जो गल्फ ऑफ एडन को गल्फ ऑफ पर्शिया से जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए हुए है, उसी कंट्रोल को छीनने की लगातार कोशिश अमेरिका द्वारा की गई। और अमेरिका चाहता भी यही है कि पूरी दुनिया के जितने भी तेल के, मिनरल के रिजर्व हो उन सब पर अमेरिका का एक मात्र शासन हो जाए, पर ऐसा है नहीं ना दोस्तों। कुल मिलाकर के ईरान का कहना है कि अमेरिका की अनुचित मांगे हैं और उसी के कारण वार्ता विफल रही, कंप्लीटली विफल रही। ईरान की अनुचित मांगे क्या हैं? ईरान ने 10 मांगे रखी थी। अब अमेरिका तो कह रहा है कि हमने अल्टीमेटम दे दिया। जेडी वांस जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव आए, जेडी वांस ने इस वार्ता के दौरान कह दिया कि ईरान को जो कुछ भी चाहिए वो हम ऑलरेडी अपनी तरफ से बता चुके हैं, ईरान की हम कोई नहीं मानने वाले। लेकिन ईरान कहता है कि नहीं, मनवा के तो मानेंगे राजा। अच्छा, इन सब के बीच में सोचिए, पाकिस्तान पोस्टर लगा रहा है हर जगह पर, हम बनेंगे मध्यस्थता करवाने वाले देवता। और जब यह वार्ता फेल हुई तो उसके बाद क्या कहते हैं ना कि कर लूंगा जमा दौलतो जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी जो है, कहानी इस्लामाबाद वार्ता से जुड़ती है। जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि नहीं हो चुका कोई समझौता, हमने ईरान को दे दिया है फाइनल ऑफर। ईरान को क्या फाइनल ऑफर दिया है वो हम आपको बताएंगे, पर फिलहाल यहां पर देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाम है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ को यह लगा था कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में एक बार फिर से इज्जत दिलाने का काम कर पाएंगे, लेकिन जिस धरती का नाम ही पाकिस्तान हो, जिनको बेइज्जती से ही मुल्क मिला हो, वो क्या ही कर पाएंगे। बहरहाल ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूं, लेकिन हुआ क्या उस पर आइए चर्चा की जाए। ईरान के रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव किन शर्तों पर झुके हुए थे? अच्छा देखो दोस्तों, सिंपल सी एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। ये थे वो बड़े बड़े पोस्टर, जिन बड़े बड़े पोस्टर को लगाया गया था इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से। और ये इस्लामाबाद टॉक्स के नाम के जो पोस्टर है ये पूरे इस्लामाबाद में लगे हुए थे। पर्शियन गल्फ से जोड़ता है गल्फ ऑफ ओमान को, और पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का कंप्लीट कंट्रोल है। स्ट्रेट का मतलब होता है 2 जमीन के हिस्सों के बीच में पानी के 2 बड़े हिस्सों को जोड़ने वाला एक पानी का चैनल, उसको स्ट्रेट कहते हैं। ये जो पानी का चैनल है, इस पानी के चैनल में कंट्रोल ईरान का है।
अब इसके आसपास वाले देश, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो यूएई हो, और चाहे वो सऊदी अरेबिया ही क्यों ना हो, वहां से जितना भी ऑयल का सप्लाई बाहर जाना चाहिए वो सारे के सारे ईरान के कंट्रोल के बाद ही बाहर जा पाता है। और मैंने 20% की बात तो कही भी। दूसरी बात देखो दोस्तों, सेंटकॉम मिशन की बात है यहां पर, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इनकी कमांड की प्रायोरिटीज क्या है। देखो दोस्तों, मिलिट्री ऑपरेशंस एक्टिविटीज जो कुछ भी हो रही थी इस वाले एरिया में, वो मिलिट्री ऑपरेशंस एक्टिविटीज को 2 हफ्तों के लिए रोका गया था। यानी कि एक तरीके से ट्रूथ समझिए या समझिए कि सीज फायर किया गया था, युद्ध विराम था 2 हफ्तों के लिए। और उसी युद्ध विराम के बीच में यह वार्ता, बीच में जो होने वाली वार्ता है, उस वार्ता का रिजल्ट क्या निकलना चाहिए था। रिजल्ट सिंपल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ईरान की मांगें क्या थी। ईरान की सबसे पहली मांग थी कि ईरान, अमेरिका और ईरान के बीच में अहिंसा समझौता हो जाए। दूसरा, ईरान की जो परमाणु फैसिलिटी वो बना रहा है उस पर अमेरिका कुछ ना कहे, पर अमेरिका को यही प्रॉब्लम है। ईरान की यही प्रॉब्लम, ईरान के अंदर जो ये परमाणु डेवलपमेंट की है, यही प्रॉब्लम इजराइल की भी है। दूसरी बात देखिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण जारी रहे। तीसरी बात, ईरान के परमाणु संवर्धन अधिकारों को मान्यता मिल जाए, इल्लीगल ना कहा जाए उनको, सभी प्राथमिक अमेरिकी प्रतिबंधों को हटा दिया जाए, तीसरे पक्ष के देशों को प्रभावित करने वाले सभी द्वितीयक प्रतिबंधों को भी हटा दिया जाए, जैसे भारत है। तो भारत को भी तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर है इस युद्ध के मद्देनजर। आप सामान्य रूप से देखिए, अभी कुछ कुछ चीजें महंगी होनी शुरू हो गई हैं, खाने की चीजें भी महंगी होनी शुरू हो गई क्योंकि गैस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा, और जो सिलेंडर की कमर्शियल सप्लाई है वो कमर्शियल सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। देन अलावा इसके ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को रद्द कर देना, कि जो यूएन के रेजोल्यूशन है उनके सारे प्रस्ताव उनको रद्द कर दिया जाए। इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है, न्यूक्लियर मतलब परमाणु ऊर्जा एजेंसी, IAEA एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाए। ईरान को जो क्षतिपूर्ति हुई है, 3300 से ज्यादा लोग इस युद्ध की वजह से ईरान के अंदर मारे गए, और ये 3300 से ज्यादा लोग जो मारे गए हैं, इन मारे गए लोगों को कैसे अमेरिका कॉम्पेंसेट कर पाएगा, और प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है ईरान को वो हुआ है, उसकी भी क्षतिपूर्ति हो। अलावा इसके अमेरिकी लड़ाकू बल वापस चले जाएं जो भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूहों से जुड़े संघर्षों सहित सभी मोर्चों पर युद्ध विराम हो जाए। अब आते हैं, ये क्या मुद्दा है। लेबनान और इजराइल के बीच में लगातार ये मुद्दा खींचता रहा है, और उसके पीछे की वजह यह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह एक संगठन है जो एक्टिव है, और ये हिजबुल्लाह संगठन न केवल कि लेबनान बल्कि जो फिलिस्तीन वाला इलाका है वहां पर भी एक्टिव है। इनकी मांग यही है कि ये अरब फिलिस्तीन को अपने इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उसकी आजादी चाहते हैं, और चाहते हैं कि इजराइल के साथ उनका किसी भी तरीके से लड़ाई ना हो, जबकि इजराइल अपनी जगह जहां पर मौजूद है वहां से आगे भी ना बढ़े, ऐसा हिजबुल्लाह का मानना है। परंतु इजराइल के खिलाफ एक्टिविटी करने की वजह से इजराइल इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, तो हिजबुल्लाह को समर्थन देता है ईरान, और हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाली बात को उसने अपनी 10 मांगों में से 9वें नंबर पर रखा है कि हिजबुल्लाह को समर्थन मिलता रहना चाहिए। अब हॉर्मुज के दोबारा खुलने से जुड़ा युद्ध विराम भी, ईरान ने तो माइंस तक लगा दी थी हॉर्मुज पे, यह भी तो एक बड़ी बात है। अब मुद्दा यह है दोस्तों कि ईरान की जो डिमांड है, ईरान की डिमांड के बारे में ही यूएस ने अपने आप को रोका था थोड़े समय के लिए, और यूएस ने कहा था कि 2 हफ्तों का हम सीज फायर करेंगे। बट देखो दोस्तों, 2 हफ्तों का सीज फायर, अभी तो चलिए ठीक है कि अमेरिका के शिप वहां पहुंच गए हैं जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, और वहां जाकर के माइंस को हटा रहे हैं जो कि सी माइंस लगी हुई हैं। बट ईरान की इन 10 मांगों के बीच युद्ध के दौरान जो 3375 लोग मारे गए, ये 3375 लोगों का कैसे क्षतिपूर्ति कर पाएगा अमेरिका, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज का। और चूंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखिए ईरान में किस तरह से वहां के जो बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स को तबाह किया, वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया। और देखिए अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा ये कहता है कि लेबनान में 2020 किलिंग्स और ईरान में 3300 से ज्यादा किलिंग्स, ये केवल और केवल यूएस और इजराइल के एग्रेशन की वजह से है। अगर ये लोग इतना एग्रेसिव रुख ना अपनाते तो शायद इतने सारे लोग मारे न
न जाते। 6400 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 24 घंटों में 100 लोग इजरायली स्ट्राइक की वजह से लेबनान के अंदर मरे हैं। तो मतलब कि मामला केवल और केवल लेबनान का नहीं है, मामला केवल और केवल ईरान का नहीं है, मामला केवल और केवल हिजबुल्लाह का नहीं है, बल्कि इनका संयुक्त है। मतलब कि इनका कंबाइंड मामला है ये। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू साहब का लेबनान पर इस तरीके से अटैक करना या महामहिम ट्रंप साहब का ईरान के ऊपर इस तरह से अटैक करना, ये दोनों के दोनों दोस्तों कहां तक जायज हैं। आप लोगों से भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में बताएं। पर ईरान की 10 मांगें ना मानने की वजह से ये जो पीस टॉक है, ये पीस टॉक फेल हो गई। ईरान ने बहुत ही दृढ़ता से अपना पक्ष रख दिया था, यूएस ने उसको माना नहीं, जेडी वैंस ने उसको माना नहीं। और रही बात कि पूरी दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश में पाकिस्तान की एक बार फिर से थू थू हो गई है। सब लोग नाराज हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे नाराज क्या है, मतलब लोग नाराज जरूर है। मध्यस्थता स्थापित करना, पॉइंट स्कोर करना, और इन सब में पाकिस्तान को चाहिए था इस बार नंबर, पाकिस्तान को नंबर मिला नहीं। 10 अप्रैल की पीस टॉक थी, 11 अप्रैल चली, 12 अप्रैल तक खींची, लेकिन अंततः इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो अब अल्टीमेटली देखो दोस्तों, जो कमांड प्रायोरिटीज हैं, जो सेंटकॉम मिशन की, वो है ना, यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट अनाउंस किया गया था ट्रंप के डेडलाइन पर, लेकिन अब वो उस तरीके से तो हो भी नहीं पाया जिस तरीके से ट्रंप इसे चाहते थे। और इस्लामाबाद टॉक्स, ये जो हम कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर, और उनके द्वारा लगवाए गए बड़े बड़े पोस्टर, देखिए पूरे शहरों में, मतलब इस्लामाबाद जो कि राजधानी है पाकिस्तान की, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। हमारे यहाँ जैसे नेताओं के पोस्टर लगते हैं ना कि अरे फलां के तरफ से दीपावली और ईद की बधाई और शुभकामनाएं, वैसे इस्लामाबाद टॉक्स के। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपका क्या सोचना है। और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बारे में भारत के ऊपर जो प्रभाव है वो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का प्रभाव भारत के ऊपर तो पड़ ही रहा है। दोस्तों जो कुछ भी आप सोचते हैं कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग आपस में चर्चा ऐसे ही जारी रखेंगे इसी चैनल पर। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।